पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि ये ग्रामीण भारत का एक कॉन्टेक्स्ट दूं आपको, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम समझ कर सकते हैं कि शेतकरी और शेत मजदूर का हालत क्या है, और दूसरा शेतकरी का उनका नेशनल पिक्चर भी, फिर हम देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है। देखिए, जो एनएसएस डेटा आ चुका है, 2013 और 14 में पहले ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी, उनका डेटा भी आया है, और उसमें ग्रामीण भारत में 70% परिवार में 75% परिवार में जो सबसे ज्यादा कमाता है, मेन ब्रेड विनर जो हम कहते हैं, 75% हाउस होल्ड में, ग्रामीण परिवार में जो सबसे ज्यादा कमाता है, मेन ब्रेड विनर, वो 5,000 से कम कमाते हैं, 5,000 से कम कमाते हैं। अगर वो कट ऑफ लाइन हम 10,000 करते हैं, तब 90% परिवार, मेन ब्रेड विनर अर्न्स लेस देन 10,000 रुपीज। कितना परिवार है जिसमें मेन ब्रेड विनर 10,000 से ज्यादा लेते हैं घर में? 8.2%। वो नेशनल पिक्चर है। अगर आप दलित और आदिवासी का घर देखते हैं, 5% भी नहीं आते, और वो भी जो है, जो 4%, 4.2% दलित और आदिवासी हैं, वो सब सरकारी नौकरी में है। They're in government jobs, they're in government employment, so they will earn more than 10,000. So ये है, this is the earning picture according to the socio-economic caste census. More than 50% of rural households, the main source of income is casual manual labor. अभी शेतकरी जो 2013 में आया, तो एनएसएस का डेटा, average, that is the newer data, the 2013, उसमें average farm household, मतलब average शेतकरी का परिवार, शेतकरी घर, उनका पूरा हाउसहोल्ड इनकम क्या है? हाउसहोल्ड इनकम का मतलब यह है, सिर्फ खेती बाड़ी से नहीं है, जो खेत से बाहर भी काम करते हैं, जो कैजुअल वर्क करते हैं, क्या कहीं और कुछ काम करते हैं, पूरा से पूरा नेशनल एवरेज ये है, शेतकरी परिवार महीने में, और जैसा प्रोफेसर तोराट साहब ने एक्सप्लेन किया, वो हाउस होल्ड का साइज भी देखो, 4.9 शेतकरी का घर, समझो 5। एवरेज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, हर सोर्स ऑफ इनकम से एवरेज शेतकरी हाउस होल्ड का इनकम है मंथली 6,426, 6,426 रुपीज। वो भी एवरेज है। एक तरफ पंजाब और केरला है जिसके पास कुछ 9,000 है, और एक तरफ है बिहार, छत्तीसगढ़ जो 4,000 में पड़ा है, और आपको बीच में ये एवरेज मिलता है 6,426 रुपीज। मतलब अगर वो पर कैपिटा में आप कैलकुलेट करेंगे, हर जन का 1,300 करीब कुछ मिलता है। I ask you, how do you live on this amount? How can people live on this amount? आज एक इंटरेस्टिंग, तो ये है लार्ज पिक्चर उसका, इनकम ऑफ फार्मर्स, इनकम ऑफ रूरल इंडिया।
तो बहुत मैनी इश्यूज जो मैं कवर करना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब ने, तोराट साहब ने कवर किया, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि आई एम मोस्टली इन एग्रीमेंट विद व्हाट ही सेड। एक अलग इशू जो भी हमारे सामने खड़ा है, अभी 3 महीने जो जून 30 को आना चाहिए डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, वो गृह मंत्री का एक डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है। हर साल वो ही पब्लिश करते हैं किसानों, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, सबका आत्महत्या का नंबर वो ही पब्लिश करते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। लेटेस्ट डेट एनुअली जून 30 तारीख, हर साल जून 30 तारीख से पहले पब्लिश करते हैं डेटा। अभी क्या डेट है? अभी सितंबर 18 है, आया नहीं डेटा, इसलिए कि कृषि मिनिस्ट्री से उनको इंस्ट्रक्शन मिला कि ये मेथोडोलॉजी दोबारा बदलना है। 19, मैं आपको कुछ नंबर देता हूं और बताता हूं कि कैसा काउंट करते हैं ये आत्महत्या को। 3 काउंट हैं। एक तो करते हैं सीएम का ऑफिस, मतलब जो भी उनके मन में आते हैं वो लिख देते हैं। महाराष्ट्र में मैं एक हफ्ते में मैंने 3 अलग एस्टिमेट लिया, सब ऑफिशियल है। दूसरा एस्टिमेट जो आप देखते हैं न्यूज़पेपर में, बोलता है कि ऑफिशियल एस्टिमेट, वो ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एस्टिमेट है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमेशा नंबर को क्यों कम करती है? इसलिए कि वो कॉम्पनसेशन के साथ जुड़ा है। अगर मैं मानता हूं कि ज्यादा हो गया आत्महत्या, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही पैसा लगाना चाहिए। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट विदर्भ में बैठा है, हर जिला में एक कमिटी बैठा है कलेक्टर के साथ, जो एग्जामिन करते हैं जेन्युइन डिस्ट्रेस। ये मुझको व्हाट इज जेन्युइन डिस्ट्रेस एंड व्हाट इज फेक डिस्ट्रेस। और 1 साल में यवतमाल में एक भी जेन्युइन डिस्ट्रेस केस नहीं मिला उनको। और ये ऐसा करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फिगर्स आता है। लेकिन सबसे सही एस्टिमेट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं है, बट क्लोजेस्ट टू रियलिटी तीसरा एस्टिमेट है, वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। वो कैसा करते हैं एस्टिमेट? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का नंबर है, हर पुलिस थाने से आते हैं। अगर हम नागपुर जिला में हैं, नागपुर जिला में जितना पुलिस थाने हैं, वो सब उनका सिर्फ आत्महत्या का फिगर नहीं, मर्डर, रेप, क्राइम, सब क्राइम्स का वो एक फॉर्म फिल करके डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को देते हैं। डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, हर डिस्ट्रिक्ट क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो ने उनका कंसोलिडेटेड फिगर स्टेट क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो में देते हैं, राज्य क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो, और हर राज्य इस देश में राष्ट्रीय क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो को देते हैं, और आपको एक रफ फिगर मिलता है। उसमें तो बहुत सारे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूं 1 मिनट में। लेकिन अभी क्या हो गया, इस प्रकार अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो देखते हैं, 20 साल में 3 लाख से ज्यादा किसान, भारत देश में 3 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुका है, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 63,000, 2014 तक 63,000, 1/5 of the total suicides in the farmer suicides in the country। ये मेरा नंबर नहीं है भाई साहब, मेरा नंबर अलग है, इससे बड़ा है। लेकिन सरकार का नंबर है 3 लाख टोटल 2014 तक। 1995 से 2014 तक 3,05,000 कुछ आत्महत्या हो चुका है, जिसमें 63,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में
और सब जानते हैं कि आप सबको जानते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी इलाका में सबसे ज्यादा हुआ। मैं आपको, डू आई हैव टू टेल यू? तो अभी लास्ट ईयर एक चेंज आ गया। वो कैसा काउंट करते हैं? वो किसानों को काउंट करते हैं और किसी को नहीं काउंट करते हैं एग्रेरियन सेक्टर में। लेकिन लास्ट ईयर ने किसी क्लेवर स्टैटिस्टिशियन ने बताया सरकार को इस नंबर को कैसा कम करना है। आत्महत्या बढ़ रहा है लेकिन नंबर्स तो कम करो यार। तो नंबर तो कम कर सकते हैं ना, हम सब स्टैटिस्टिकल जीनियस हैं इस देश में। तो कैसा किया? वो किसान कैटेगरी का बांट दिया 3 कैटेगरी में, फार्मर, टेनेंट फार्मर और एग्रीकल्चरल लेबरर। आप सब जानते हैं और मैं मानता हूं कि टेनेंट फार्मर बहुत वल्नरेबल फार्मर है, बहुत वल्नरेबल फार्मर है। उसको कोई बैंक लोन ना देती है, उसके पास पट्टा नहीं है, उसके पास कुछ आईडी नहीं है। नो बैंक्स गिव टेनेंट फार्मर्स लोन्स, साहूकार से ही लेना पड़ेगा उसको, मैं मानता हूं। लेकिन जब आप ऑफिशियली कैटेगरी डालते हैं, क्या बन जाती है उसमें? इस देश में 95% टेनेंट फार्मर के हाथ में कोई प्रूफ नहीं है कि मैं किसान हूं। कोई डॉक्यूमेंट में नहीं चलता है टेनेंसी भारत में, वर्ड ऑफ माउथ पे चलते हैं। हाँ, तो मैं क्रांति साहब, मैं बड़ा जमींदार हूं, मेरे पास 60 एकड़ है, मैं क्रांति साहब परिवार को 3 एकड़ देता हूं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट साइनिंग कुछ नहीं होगा, इट इज ऑन वर्ड। इसलिए कि मैं डरता हूं कि वो कल मेरे 3 एकड़ लेके भाग जाएगा, तो मैं नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता हूं। लेकिन जब वो टेनेंट फार्मर प्रेशर में आत्महत्या करता है, पुलिस वाले घर जाते, पुलिस वाला या तहसीलदार कोई घर में जाते हैं, सबसे पहला सवाल क्या है? भाई साहब, मैंने, दिस इज माई सिन, I have visited 900 households where there have been farmer suicides in this country, maximum in this. I hate it, I hate it, I hate it. But सबसे पहला क्या सवाल है? पुलिस वाला तो सेंसस नहीं पढ़ता है ना, सेंसस का डेफिनेशन अलग है किसान का। पुलिस वाला उनका पुलिस मैनुअल पढ़ता है, या जो एसपी ने कहा वो बाइबल बच जाती है उसको। पुलिस ने सबसे पहले यह सवाल पूछता है कि हाँ, आत्महत्या किया क्या? वो औरत से पूछते हैं, पट्टा दिखाओ। अरे टेनेंट फार्मर के पास पट्टा कहाँ है? इस कैटेगरी में दलित है, आदिवासी भी है, सब है इसमें, हर जात का मेंबर्स है टेनेंट फार्मर कैटेगरी में। पट्टा कहाँ है? तो पट्टा नहीं है साहब, वो टेनेंट है। ये सब उनकी सिर पे नहीं बैठते हैं, टेनेंट क्या है, सब टेनेंट क्या है, ये सब उनका काम नहीं है। तो क्या लिखता है पुलिस वाला? एग्रीकल्चरल लेबरर पे डाल देते हैं उसको। As it is very difficult to tell the difference between tenant farmer and agricultural laborer in the country. अभी जब उनके पास पट्टा नहीं है, वो उसको अदर्स में डालते हैं, अदर्स कैटेगरी में डालते हैं, या एग्रीकल्चर। अभी आपने ये टेनेंट फार्मर कैटेगरी डाला, उसमें देखो वो कैटेगरी 2014 से वो कैटेगरी डाला, उसमें 0,0,0,0 मिलता है, और एग्रीकल्चरल लेबरर का आत्महत्या बढ़ गई। पिछले साल more agricultural laborers committed suicide than farmers in the country. 5,600 farmers but 7,500 agricultural. कोई भी एग्रीकल्चरल लेबरर का संगठन भी नहीं क्लेम कर रहा है ये, ना किसान सभा बोल रहा है या ना एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन बोल रहा है, लेकिन एग्रीकल्चरल लेबरर्स का आत्महत्या है, जरूर है, और वो भी एक इश्यू है मेरे लिए. It is an issue for me if agricultural laborers committed suicide. But they are faking the numbers. More and more farmers are going into agricultural laborer category because of this manipulation. और एक बात है,
सब स्टैटिस्टिशियन लोग जो बैठे हैं, उनको जो सरकार में काम करते हैं, आप जानते हैं कि हर टेबल में एक कॉलम होता है अदर्स। जो जनरल कॉलम में नहीं फिट होगा उसको अदर्स में डाल दे। पिछले साल क्या हुआ, सरकार ने बोल दिया कि एनसीआरबी को देखो ये नंबर कम करो। मुझको मालूम नहीं आप कैसा कम करेंगे, आप कम करो। तो बेचारा मैं समझता हूं कि जो स्टैटिस्टिशियंस बैठा है एनसीआरबी में, दे आर डिसेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल, दे आर डिसेंट एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल। लेकिन सरकार से आदेश मिलेगा तो कि ये मेथोडोलॉजी बदलना चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, वो सरकारी नौकर है, करना ही पड़ेगा। तो कर दिया। तो क्या हुआ, हर राज्य में, भारत में ये 3 लाख आत्महत्या जो हुआ शेतकरी का, ज्यादा से ज्यादा उसमें 2/3 5 राज्य में, अभी 6 राज्य में हुआ। सबसे पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटका, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश अभी दो पन में हो गया ना, it became 2 parts. So in these 6 states, 69% of suicides. In 1995, 50% of all farmer suicides were taking place in these 5 states. Now 69%. और पिछले साल ये मैनिपुलेशन करके हर राज्य में 20%, 25%, 60% डिक्लाइन हुआ। और क्या हुआ, अदर्स कॉलम 220% में बढ़ गया। सब जाके बैठा है लास्ट अदर्स कॉलम में। अरे यार, अदर्स कॉलम 220% कैसा बढ़ेगा? एक राज्य में 220%, वो 5 राज्य के साथ 128% बढ़ गया अदर्स। ये कौन है अदर्स यार? कौन है ये अदर्स? शेतकरी हैं, और उसमें बहुत ज्यादा महिला शेतकरी हैं। इसलिए कि इस देश में हम इतना रिएक्शनरी समाज है, हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि महिला भी शेतकरी हो सकता है। और महिला का नाम में हम कभी पट्टा नहीं डालते, महिला का नाम में वो प्रॉपर्टी राइट्स है ही नहीं। तो जितना महिला शेतकरी का आत्महत्या हो रहा है, ज्यादा 90% वो अदर्स में चले जाते हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। पट्टा दिखाओ बोलते हैं कि अरे किस महिला के नाम में पट्टा है? 10%, 12%, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये सब मैंने अभी तब भी आज किसानों का आत्महत्या हो गया 5,500, शेत मजदूर का हो गया 7,500, लेकिन वो दोनों फिगर मिलके देखो 13,000, मतलब 2013 से ज्यादा हुआ। लेकिन वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ सरकार। अभी बोल दिया कि आप और मेथोडोलॉजिकल रिवीजन करो। बेचारा वो बैठा है नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो में, हम क्या करें? जो भी वो कर रहा है 40% इंक्रीज दिख रहा है। तो और एक तरीका है, देखो इंडियन नेशनल जीनियस दो तरीका में दिखती है। एक तो नंबर्स में, दूसरा डेफिनेशन में। किसान कौन है, दलित कौन है, ये डेफिनेशन में बहुत बदलाव ला सकते हैं ना। तो ये भी हो रहा है। और 2011 से एक नया ट्रेंड आ गया। एक राज्य दूसरा राज्य, जैसा छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, वेस्ट बंगाल जैसा राज्य, 2011 से वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि 0 फार्मर सुइसाइड्स है। एनसीआरबी डेटा में 0 डिक्लेयर कर रहा है। छत्तीसगढ़ का 10 साल का एवरेज एवरी ईयर 1550, 1550 एनुअल एवरेज फार्मर सुइसाइड्स। लेकिन 2011 से अंडा हर साल। वेस्ट बंगाल का एवरेज 2011 तक 850, 2011 से 0।
2014 में 12 राज्य, आई एम नॉट फूलिंग यू, 12 states and 6 union territories declared zero farmer suicides. मतलब हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बढ़िया शैंग्रीला है शेतकरी के लिए. सबसे the best place in the world to be for a farmer. 12 states and 6 union territories have no farmer suicide. ये कभी हो नहीं सकता. जनरल पॉपुलेशन का एवरेज तो दिखना चाहिए उसमें, नहीं. तो 18 रीजन मतलब 12 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी ने 0 बोल दिया. तब भी नंबर्स बढ़ रहा है. इवन देन द ब्लडी नंबर्स आर हायर. व्हाट डू यू डू? तो इस बार उसने एक और बार रिवाइज करो, ये कैटेगरी लाओ, वो कैटेगरी लाओ. ये ठीक है, इसका सेल्फ डिल्यूशन है. दिस इज अ नेशनल सेल्फ डिल्यूशन. वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स. अभी ठीक. और देखो, मैंने कहा कौन कौन एक्सक्लूड होता है नंबर से. सबसे पहले मैंने कहा महिला लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं. बहुत मुझको मालूम नहीं कि जो लोग यहाँ बैठा है ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर में 2/3 काम महिला करते हैं इस देश में. More than 60% of work in agriculture is done by women. लेकिन वो पेड वर्क नहीं है, उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो और उसका पट्टा में नाम नहीं डालते हैं, वो एक्सक्लूड हो जाते हैं. दूसरा 2 बड़ा कैटेगरी जो ज्यादा से ज्यादा एक्सक्लूड हो जाते हैं वो दलित और आदिवासी. क्यों? Which Dalit in the country has a proper पट्टा? Which आदिवासी इन द कंट्री? वो बोल रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि वो हमारा जमीन है, उसको पट्टा नहीं देंगे. सरकार, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दलित के बारे में बोलते हैं कि वो हमारा जमीन है, पट्टा नहीं मिलेगा उनको. तो ज्यादा द पीपल हु आर मोस्ट डिसएडवांटेज्ड इन पोजेशन ऑफ पट्टा इन दिस कंट्री आर दलित्स एंड आदिवासी. तो आत्महत्या में उनको भी एक्सक्लूड हो जाते हैं. और ऐसा बहुत कैटेगरीज हैं, 8 कैटेगरी हैं पूरा. माइग्रेंट फार्मर्स, वो सब एक्सक्लूड हो जाते हैं. और मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. दलित फार्मर विदर्भा से मारुतराव डोके, अकोला से बाहर बैठा है गांव में. मारुतराव डोके मेरा मित्र कहाँ है, वो जयदीप हर्डिकर, और मैं उनके घर में गया. उस घर में वो फार्मर नहीं था, मारुतराव जी फार्मर नहीं था. उनका बीबी बेबीताई डोके, शी वॉज द फार्मर. Marutrao is suffering from tuberculosis. He is infirm. He cannot cultivate the land. 100% the farming work was done by Bebitai Doke. 3 बार क्रॉप फेलियर. 3, कोई उनको पैसा नहीं देते हैं, दलित है, सही पट्टा नहीं है, कौन सा बैंक उनको पैसा देते हैं, साहूकार से लिया. फाइनली बेबीताई ने आत्महत्या कर दी. जब हम गया था, उनकी लास्ट राइट्स 13th डे राइट्स करने के लिए कैसा किया, उनकी मंगल सूत्र पॉन करके उसका फाइनल राइट्स करना पड़ा. By the pawning of her मंगल सूत्र they had to, anyway, हम सब एक कलेक्शन किया और उसका मंगल सूत्र वापस आया इनके पास, मारुतराव जी के पास हाथ में. लेकिन बेबीताई वहाँ फार्मर सुइसाइड लिस्ट में नहीं आएगी और कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी. वो पट्टा उनके नाम में नहीं है, तो कैसे आ सकती है? ऐसा पूरा दिन मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहता हूं, लेकिन आप सब विदर्भा का लोग हैं, यू नो दिस, यू अंडरस्टैंड दिस. अभी आप देखिए, पैसा, क्रेडिट, इनपुट कॉस्ट जैसा कहा प्रोफेसर साहब ने. नेक्स्ट डोर आप जाइए मराठवाड़ा में. इस मई महीने में मैं मराठवाड़ा गया, औरंगाबाद में. वो भी महिला फार्मर जिनके पास जिनकी नाम पे पट्टा भी है, पट्टा है, उनकी नाम है
हीराबाई फकीरा राठौड़ कन्नड़ तहसील में रहती हैं। मतलब औरंगाबाद सिटी से 60 किलोमीटर करीब। औरंगाबाद में 2010 में एक बड़ा मेला हुआ। एक मीटिंग में उनका व्यापार लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 150 मर्सिडीज बेंज एक दिन में खरीदा। कैसा खरीदा? अब वी वांट टू प्लेस औरंगाबाद ऑन द मैप। अरे मैंने सोचा औरंगाबाद हमेशा मैप में रहा, अजंता एलोरा सबके साथ वो भी रहा मैप में, लेकिन वी वांट टू प्लेस औरंगाबाद ऑन द मैप। सो द मिलियनर्स ऑफ औरंगाबाद 150 मर्सिडीज। आप देखा होगा टेलीविजन पे, बड़ा मेला हुआ। और क्या हुआ उस मेला में? पहला मर्सिडीज बेंज ने बड़ा डिस्काउंट दिया। जो 40 लाख का टकार है उसको 35 लाख में बड़ा डिस्काउंट दिया। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम डिस्काउंट दिया, मैक्सिमम। जैसा एक डिस्काउंट था, ओनली चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक कैन पास द डिस्काउंट। 7% इंटरेस्ट, मर्सिडीज बेंज खरीदने के लिए 7% इंटरेस्ट। उसी महीने हीराबाई फकीरा राठौड़ एक ट्रैक्टर खरीदा उसी औरंगाबाद में। शेतकरी है, उनका इंटरेस्ट क्या था ट्रैक्टर पर? 15.9%। 15.9% हीराबाई का। हाँ? जो करोड़पति बैठा है औरंगाबाद में, उनका इंटरेस्ट रेट है 7%। तो मैंने इंटरव्यू किया, बैंक में गया, बैंक ने एक्नॉलेज किया कि हाँ 15, और हमको फोटोकॉपी भी दिया, उनका लोन का डिटेल्स हमारे पास है। एक आदिवासी महिला किसान जिनके पास 3 एकड़ है, फॉरेस्ट के साथ जुड़ा है, वो उनके लिए ट्रैक्टर के लिए, जो प्रोडक्टिव यूज के लिए है, ट्रैक्टर प्रोडक्टिव है, वो उनके लिए आप 16% इंटरेस्ट ले रहा है, और मर्सिडीज बेंज के 7%। दोनों को क्या हुआ? औरंगाबाद में जो ये अमीर लोग सब और मर्सिडीज खरीदा, इतने सस्ता में खरीदा, 2-3 महीने में बहुत सारा मर्सिडीज रीसेल हो गया प्रॉफिट में। बैंक से लो रेट मिला, बेंज से लो रेट मिला, मैं खरीद के मैं सेल करता हूं। 3-4 बार रीसेल हुआ अब तक। और हीराबाई को क्या हुआ? अभी 3 महीने नहीं हुआ, 4 महीना नहीं हुआ, मैं उनके घर में बैठ के उनका कहानी सुना। वो बिचारी 5,35,000 लोन लेके 9 लाख रीपेमेंट करके बैंकरप्ट हुआ। 9 लाख रीपेमेंट करके बैंक, इसलिए कि 15.16% कौन दे सकते हैं इंटरेस्ट? आप दे सकते हैं? तो ये है द प्रेजुडिस। जैसा टोराट साहब ने कहा, ये देखो, ये सिर्फ नेचुरल कैलामिटी की बात नहीं है, ये आर्थिक नीति की बात है, ये पॉलिसी ड्रिवन क्राइसिस है। ये कृषि संकट जो चल रहा है, ये पॉलिसी ड्रिवन क्राइसिस है। हमारा डिसीजंस जो हम लेते हैं नेशनली, वो इफेक्ट कर रहा है किसान को, और सबसे ज्यादा छोटा किसान को और खेत मजदूर को इम्पैक्ट हो रहा है। और वो उससे हम आएंगे अभी, ये ड्राउट आप सब पढ़ा है, विदर्भा का लोग जानते हैं ड्राउट का मतलब क्या है। और सब न्यूज़पेपर अप्रैल मई में जब धूप बहुत लगता है ना, एडिटर लोग का एयर कंडीशन काम नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि ये ड्राउट का प्रॉब्लम है। तो अरे वही औरंगाबाद में जून तक, वही औरंगाबाद मराठवाड़ा में, आई एम वेरी फ्रस्ट्रेटेड जब तमिलनाडु और कर्नाटक का कावेरी के ऊपर वो बैटल हो रहा है, पूरा रिपोर्टिंग उस पे, उनका वायलेंस, सब रिपोर्टिंग क्या है, किसको कितना क्यूसेक अलर्ट हुआ,
कोई ये नहीं देख रहा है कि वो कावेरी नदी को हम खत्म कर रहा है, सैंड माइनिंग से खत्म कर रहा है, इलीगल डाइवर्शन से खत्म कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से खत्म कर रहा है, नदी का वाटर टेबल खत्म हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपको कितना क्यूसेक मिला, मुझको कितना क्यूसेक मिला। There is a much larger problem of water. Drought is only one part of the problem. We are in a mega water crisis. और उसका मतलब है, how do we use the water? What water we have, how do we use it? उसमें भारत का असमानता, हमारा समाज का असमानता, it stands naked. The inequalities of this country stand naked when it comes to the using of water. ये ड्राउट कहा है, सब नदी सूख गया, और जयदीप हर्डीकर और मैं कहा, देखो यार ये नदी का सोर्स पे जाएंगे। मई और जून में हमने दोनों गया, 6 नदी का सोर्स में, गोदावरी, कृष्णा, वेन्ना, सावित्री, गायत्री, सब गया हमने। गोदावरी पे गया मैं, तो आई एम अ तेलुगु पर्सन, और आंध्रा में गोदावरी का इंपॉर्टेंस और ज्यादा है, even more than in Maharashtra. तो the river had dried. और जितना हमारा किसान भाई नासिक में पड़ा है, जो ये ग्रेप्स डालते हैं, द्राक्षा, उनका क्रॉप सब खत्म हुआ। क्यों खत्म? और वहाँ जो हुआ, मराठवाड़ा का शेत मजदूर को इफेक्ट हुआ। What happened to the farmers of Nashik? Destroyed the farm laborers of Marathwada. कैसा? जब if you are cultivating grapes, आपको 3 रोटेशन पानी चाहिए। Cultivation of grapes requires 3. सबको 1 रोटेशन या सबसे ज्यादा 2 रोटेशन मिला, पूरा क्रॉप कोलैप्स हो गया। जब पूरा क्रॉप कोलैप्स हो गया, चांस भी नहीं था, तो शेत मजदूर कहां से आते हैं? वो मराठवाड़ा से। बहुत उसमें बहुत है दलित लोग, बंजारा लोग, बहुत है दलित लोग और बंजारा लोग। उनको यहाँ नासिक में मिलता है ग्रेप फार्म्स पे, दे गेट 3 मिलियन लेबर डेज पर ईयर, 30 लाख लेबर दिन मिलता है उनको। खत्म हो गया। लेकिन ये पानी कहाँ चले गया? जो बड़ा गंगा टैंक में है वहां, और जयकवाड़ी तक कुछ पानी आया, कम हो गया। कैसा कम हो गया? 1 दिन का एक डिसीजन, बस। वो मेन टैंक्स में 4.2 टीएमसी, मतलब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी रहा। एक डिसीजन ने सरकार लिया, 1.3 टीएमसी, मतलब उससे 1/3 ओवरनाइट कुंभ मेला में डाइवर्ट कर दिया। कुंभ मेला में डाइवर्ट करके, अरे शेतकरी को क्या होगा? जिसको 3 रोटेशन पानी मिलना चाहिए, जो सबसे ऊपर था अपस्ट्रीम, उनको 2 रोटेशन मिला, बाकी सबको 1 रोटेशन मिला। और कुछ लोग था जिनको कुछ नहीं मिला, पूरा खत्म हो गया उसका क्रॉप। आप बताइए, ये ड्राउट की बात है? Is this a reason? Is this the result of drought? It was the result of a political decision. And it was the result of policy. दूसरी बात, हमने गया, सब लोग बताया, साहब गोदावरी पे रामकुंडा ही सूख गया, वो सबसे सीक्रेट स्पॉट है गोदावरी पे। तो हम गया वहां। देखो, I want to tell you, the same factor that causes drought in summer causes floods in the monsoon. आप जाइए महाबलेश्वर में, आप जाइए गोदावरी में, मतलब त्रिंबकेश्वर गोदावरी में जाइए, महाबलेश्वर में जाइए, कृष्णा, वेन्ना, सावित्री के लिए। क्या हुआ? 20 साल का डिफॉरेस्टेशन, पूरा हिल्स को खत्म कर दिया। वहां क्या आया? टूरिस्ट और पिलग्रिमेज रिसोर्ट्स भगवान को मिलने के लिए वहां आया, और भगवान मिलने के लिए पूरा फॉरेस्ट को तोड़ दिया। जो भगवान ने बनाया तो वो सब तोड़ दिया। और इतना डिफॉरेस्टेशन हुआ, नदी का इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन सबसे ज्यादा
दोनों पिलग्रिम टाउन त्र्यंबकेश्वर महाबलेश्वर 100% कंक्रीट कर दिया। पानी को कोई जमाने के लिए जगह नहीं है। और तो समर में क्या होता है, गोदावरी आती है एक पहाड़ से, ब्रह्मगिरी पहाड़, त्र्यंबकेश्वर से पीछे खड़ा हो जाते हैं। 10-12 लिटिल स्ट्रीम्स कम एंड बिकम अ माइटी रिवर। अभी 10-12 छोटा स्ट्रीम जो आती हैं समर में, पूरा कंक्रीट कर दिया नीचे, उसको असेंबल होने के लिए जगह नहीं है, तो रामकुंडा टैंक सब सूख गया, इसलिए कि हमने पूरा कंक्रीट कर दिया, हर रोड को कंक्रीट कर दिया पहाड़ में। मॉनसून में इतना पानी आती है ब्रह्मगिरी से, वो बैरियर तोड़ के फ्लड्स हो जाते हैं। द सेम फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फ्लड्स एंड इन द ड्राउट। तो हम रामकुंडा गया, वहां देखो हमारा महाराष्ट्र सरकार और नासिक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जीनियस और इंटेलिजेंस देखिए। तो रामकुंडा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सेक्रेट स्पॉट है वो सूख गया। तो सरकार ने क्या किया, नहीं रामकुंडा इतिहास में सिर्फ एक बार 140 साल पहले सूख गया, जब हम सरकार में है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 4 महीने हर दिन 90 टैंकर का पानी रामकुंडा पे डाला, मेकिंग अस द फर्स्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड टू बी पोरिंग टैंकर वाटर इनटू अ रिवर। ये है कंप्लीट इस इंसैनिटी, और दूसरा शब्द नहीं है उसका। और लेकिन सबको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलता है उसमें। रामकुंडा इज बेस्ड ऑन मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड डेक्कन रॉक, वो सब तोड़ के मार्बल और कंक्रीट बना दिया रामकुंडा को। वो जो रॉक, दैट रॉक इज मिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड, लेकिन रॉक्स में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, मार्बल और कंक्रीट में कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो वो कर दिया और कुंडा तो सूख गया। I'm trying to say that the water crisis which is confronting the farmers of this country is deeply rooted in inequality and unequal use, and it is in the destruction of resources that we are facing. That is another problem. And we cannot, वही औरंगाबाद में पूरा समर में लोग लिख रहा है, न्यूज़पेपर्स वर राइटिंग एडिटोरियल्स क्रिटिसाइजिंग हाई कोर्ट। क्यों हाई कोर्ट को क्यों मारना है, वाई आर यू क्रिटिस, इसलिए कि हाई कोर्ट ने कहा आईपीएल का मैच नहीं हो सकता है इस सीजन। वो आईपीएल इज मोर, देखो त्र्यंबकेश्वर और कृष्णा जी को छोड़ो, आईपीएल तो अलग अलग भगवान है ना। तो आईपीएल, सो न्यूज़पेपर्स वर क्रिटिसाइजिंग द हाई कोर्ट फॉर इट्स। लेकिन उसी समय औरंगाबाद में जो रियली पोर वुमन, जो गरीब औरत टैंकर की क्यू में खड़ा है या परचेसिंग ऑफ वाटर के क्यू में खड़ा है, हर लीटर के कम से कम 45 पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 रुपया, they were paying up to 1 rupee per liter for water, the poor women waiting in the queues. And in the same time, मराठवाड़ा का 24 बियर फैक्ट्री, उनको पानी मिल रहा है आज भी 4 पैसा पर लीटर। ये अन्याय है या नहीं? 4 पैसा पर लीटर, वो भी 1 पैसा था 1991 तक। किसी ने कोर्ट में गया के पीआईएल फाइल करके 4 पैसा बना दिया, 4 गुना बढ़ा दिया। एक गरीब औरत और एक गरीब किसान 1 रुपया लीटर दे रहे हैं, बियर फैक्ट्रीज के लिए आप 4 पैसा में दे रहे हैं। योर वाटर क्राइसिस इज मैन मेड, योर वाटर प्लस नेचर का भी, क्लाइमेट चेंज का भी, एनवायरनमेंट का भी हमारा हाथ है उसमें। वी हैव टू कंसिडर दोस इश्यूज, वी हैव टू वरी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स वी विल गो, वी विल हैव, हमारा एक निर्णय लेना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वी वांट इन द नेक्स्ट 30 years. Do we want agriculture based on agro-ecological sense,
or do we want to be like Maharashtra has done, ड्राउट प्रोन एरिया में शुगर केन डालो, हर एकड़ का 18 मिलियन लीटर, तो क्राइसिस क्यों नहीं बनेगा आपको? We have to have an agroecological basis to our understanding of agriculture. We have to do that. Now, विदर्भ और एनालिसिस करते हैं लोग सुइसाइड्स का, आत्महत्या का, कारण क्या था, ये था वो था। अरे एक्सपर्ट कमिटी सब छोड़ो, महाराष्ट्र में 13 कमिटी हुआ, 13 कमिटी। क्यों 13 कमिटी? इसलिए कि पहला 12 कमिटी एडवर्स रिपोर्ट दिया। हिंदुस्तान में सरकार ऐसा फंक्शन करते हैं, वी विल हैव एज मेनी इंक्वायरी कमिटीज एज रिक्वायर्ड until one of them gives me the report I want. तो पहला 12 कमिटी सब एडवर्स था। तो 13th कमिटी, उसमें आत्महत्या के बारे में कम है, लेकिन मेरे बारे में 4 पेज है। साईनाथ इज डिफेमिंग द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। विलास राव जी ने पर्सनली अपॉइंट किया ये कमीशन। तो और ठीक है, और मुंबई मिरर में मेरा शक्ल डाल दिया फ्रंट पेज पे, एनिमी ऑफ द स्टेट। मेरा एंटी नेशनलिज्म स्टेट लेवल पे रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यार शेतकरी शेत मजदूर वहां मर रहा है पानी के बिना। वेयर इज आवर सेंस ऑफ आउटरीच? वेयर इज आवर सेंस ऑफ एंगर? अभी मुंबई में, पुणे में, इवन इन बारामती, बिल्डिंग्स आर कमिंग अप। मुंबई में अप्रूवल हो गया बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिसमें 74 फ्लोर्स पे हर फ्लोर पे एक स्विमिंग पूल है। उसको कहता है बालकनी स्विमिंग पूल्स। और हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र इज फेसिंग सेंचुरीज ग्रेटेस्ट ड्राउट, और आप अप्रूवल दे रहे हैं कि हर फ्लोर पे स्विमिंग पूल। तो मैंने गया एक जगह, अच्छा मुंबई से पुणे, कल भी आया था मैंने पुणे से, मुंबई से पुणे तक आप जाएंगे तो ये सब बोर्ड देखेंगे, हर बोर्ड पे नया एक विला और विद स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, ये साइज स्विमिंग पूल, कॉमनवेल्थ साइज स्विमिंग पूल। पानी कहाँ से मिला उनको? तो एक जगह कुछ महीने 2 साल पहले मैंने स्टॉप करके पूछा था, आप लोग कौन है ये सब इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है? सब हम शेतकरी हैं, शेत मजदूर हैं। तो शेतकरी है तो आप क्या कर रहे हो यहाँ यार? खेती क्यों छोड़ के आया? क्या करूं साहब, खेती में पानी नहीं है, गांव में पानी नहीं है, हम गांव छोड़। दे हैव लेफ्ट देयर विलेजेस विदाउट वाटर टू कम एंड बिल्ड योर स्विमिंग पूल एंड माइन। इतना अन्याय है। दिस वाटर क्राइसिस, योर फूड क्राइसिस, योर सुइसाइड क्राइसिस, दीज आर ड्रिवन बाय पॉलिसी, इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। जो लगा दिया वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्रोग्राम स्वच्छ भारत। अरे आपने, मेरा दोस्त है, मित्र है बेजवाड़ा विल्सन, एंड आई एम रियली प्राउड, नॉट दैट मैग्सेसे ऑनर्ड विल्सन, बट दैट विल्सन ऑनर्ड मैग्सेसे बाय एक्सेप्टिंग द मैग्सेसे अवार्ड। उसने 4 लाइन में इस प्रोग्राम को एनालाइज किया। स्वच्छ भारत is a program for toilet users, not for toilet cleaners. जो यूज करते हैं आपके लिए आप प्रोग्राम बना दिया, जो उसको साफ करते हैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम बनाया, उनके लिए कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं दिया इस स्वच्छ भारत में। वही सेप्टिक टैंक, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सफाई कर्मचारी का मृत्यु जो हो रहा है वो सेप्टिक टैंक में हो रहा है। 1357 डेथ्स ऑफ सफाई कर्मचारी इन द लास्ट few years, last several years, most majority have been in septic tank। तो उनका और बढ़ेगा इसमें, इसलिए कि आप इतना IIT, IT सब बोस्ट करते हैं, एक डिसेंट टेक्नोलॉजी नहीं बनाया आपका टॉयलेट सिस्टम के लिए, इसलिए कि वो लोग दलित हैं। व्हाई डू वी केयर? व्हाई शुड आई बॉदर? उनका टास्क ही यही है, उनका कर्मा यही है।
सो दैट इज अनदर थिंग, बट आई, तो फिर मैंने सरकार के पास गया, अगर हर सफाई कर्मचारी को रिहैबिलिटेट करना है तो कितना पैसा होगा, और जवाब भी दिया सरकार हमको, बताया कि देखो एक सफाई कर्मचारी को पूरी तरह रिहैबिलिटेट करने के लिए 3 लाख रुपया खर्चा होगा। तो मैंने पूछा कितने हैं, कितने लोग हैं? सरकार ने कहा 2 लाख ऑपरेशनल, मतलब जो एंगेज्ड हैं एक्टिवली। विल्सन और उनका ग्रुप कहा कि नहीं 2 लाख नहीं है, 3 लाख से ज्यादा है। ठीक है, 3 लाख का फिगर ले लो, बिटवीन 3 लाख जन को पूरा रिहैबिलिटेट करने के लिए हर सफाई कर्मचारी को 3 लाख होना चाहिए, कि 9,000 करोड़ हो। इट विल बी नाउ 9,000 crores to eliminate India's and the world's most humiliating and shameful practice ever thought of by human beings. उसके लिए पैसा नहीं है। 9,000 crore is what Vijay Mallya owes the banks. उनसे जॉइंट वेंचर करो, पीपीपी साइन करो। वो बोल रहा है कि मैं आधा तक दे देता हूं, 4,500 is willing to return. He has said that. विजय माल्या का बैंक नहीं, जैसा हीराबाई फकीरा राठौड़ का और विजय माल्या का फर्क वही है, वो बंजारा है, हाँ? वो लाड साहब है। 9,000 करोड़ एक आदमी, और लोग हैं, और वो 9,000 करोड़ भी झूठ है, 10,000 12,000 से बहुत ज्यादा है उनका पूरा फिगर। हमने इन्वेस्टिगेट कर चुका है उसका। वी नो व्हाट इज लोन्स आर। और हर साल अभी एनपीएस देखो, बैंक का एनपीएस पूरा से पूरा कॉर्पोरेट जगत के हाथ में जा रहा है पैसा। और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर एक गरीब आदमी लोन लेके उसका 5 रुपया वापस नहीं दे सकते, उसको डिफॉल्टर बन जाते हैं। इनका जो करते हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। गरीब लोग को जो 5 रुपया देते हैं वो सब्सिडी है, इनको जो 9,000 करोड़ देते हैं वो इंसेंटिव है। अलग भाषा है और अलग बोली है उनके लिए। हर साल आपके बजट में सरकार ने एक एनेक्सर डालती है, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉरगॉन। इस साल कस्टम्स ड्यूटी वेवर सबसे ज्यादा सोना और डायमंड्स, पूरा कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ड्यूटी का पूरा वेवर हुआ 5,34,000 करोड़। मतलब देश का टॉप 1% बेनिफिट हो रहा है। आप बोलते हैं कि 9,000 करोड़ सफाई कर्मचारी के लिए नहीं है पैसा, SC ST सब प्लान में है। हाउ मेनी thousands of crores are lying unspent from the tribal sub plan, from the SC ST sub plan. So my point is this, that the crux of it is, देखिए देश में अभी असमानता इतनी बढ़ गई है। वी आर अ कॉर्पोरेट ड्रिवन स्टेट। कॉर्पोरेट जगत हमको, दे आर ड्राइविंग द पॉलिसी, आर्थिक नीति उसी ने डिसाइड कर रहा है। तो हाउ डू वी सॉल्व दैट? मैं उसको 1-2 मिनट लेके आई विल वाइंड अप। जो स्वामीनाथन कमेटी का मेंशन किया प्रोफेसर तोराट साहब ने, उसमें सबसे पहला मेन रिकमेंडेशन है शेतकरी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%। मेन रिकमेंडेशन COP प्लस 50%। स्वामीनाथन जी ने उसका रिपोर्ट 2007 में दिया पार्लियामेंट में। वहाँ भी बड़ा शेतकरी नेता बैठा था, नाम है शरद राव पवार। और मैं उस जमाना को याद करता हूँ अच्छी तरह। एक तरफ एक राज्यपाल था SM कृष्णा। SM कृष्णा जी महाराष्ट्र का राज्यपाल था, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। हर हफ्ते 2 बार कर्नाटका में जाते हैं। फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर 1 जेट एयरवेज का। एवरी वीक यूज्ड टू फ्लाई बैक टू कर्नाटका।
उनका इंटरेस्ट था नेबरिंग स्टेट, हमारा स्टेट नहीं है। तो सरकार था, तो राज्यपाल था आदमी, उनका इंटरेस्ट नेबरिंग स्टेट। मुख्यमंत्री जी जो था, उनका इंटरेस्ट है रियल एस्टेट। और कृषि मंत्री जो था विदर्भा में, उसको कहते हैं क्रिकेट मंत्री। देखो हालत एग्रेरियन क्राइसिस का, जैसा पॉलिसी। स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट का वो प्रॉमिस COP प्लस 50% जो सरकार पद में बैठा है दिल्ली में, ऑन द मैनिफेस्टो दे प्रॉमिस दैट दे वुड इंप्लीमेंट दिस, दे प्रॉमिस दे वुड इंप्लीमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% फॉर द इंडियन फार्मर, नहीं किया। मैं आपको कह रहा हूं, यू कैनॉट गेट इट बाय बेगिंग एंड प्लीडिंग, वी हैव टू स्ट्रगल फॉर इट, वी हैव टू फाइट फॉर इट, like we have to fight for deepening of the NREGA, for agricultural laborers, for the benefits of agricultural laborers, for the minimum wage, we have to fight for it. लड़के लेना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वामीनाथन, और मैं 3 डिमांड रखा हूं सामने, सरकार के सामने। सबसे पहले पार्लियामेंट में एक सेशन ले लो, पूरा सेशन, 5 दिन का सेशन, 10 दिन का सेशन, सिर्फ कृषि संकट को डिस्कस करो। मैंने कहा 1 महीना ले लो, 10 दिन दे लो कृषि संकट के लिए, 10 दिन दे दो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स प्रॉब्लम्स के लिए, और आखिरी 10 दिन पॉवर्टी जनरली के लिए। अरे हर एक सेशन गया, दोनों अंबानी बाई का जो झगड़ा चल रहा था, एक पूरा सेशन उसी डिस्कशन के ऊपर, कृष्णा बेसिन गैस किसके पास जाना है, किसके हाथ में जाना है। सो लेट अस हैव वन पार्लियामेंट सेशन that will discuss the agrarian crisis for 10 days. Second, declare agriculture a public service. People are putting the food on your table. Declare agriculture a public service. It is not less of a public service than many other things that are called public service. The food on your table comes from there. Yeah. Third, we really have to not only fight for the Swaminathan Commission report. अब तक 1 दिन का डिस्कशन, 1 घंटा का डिस्कशन नहीं हुआ। जो रिपोर्ट 2007 में डिलीवर किया स्वामीनाथन जी पवार को, अब तक 1 घंटा का डिस्कशन नहीं हुआ आपके लोकसभा में। वहां भी एमपीज डिमांड किया, राज्यसभा में डिमांड किया, let us have a special session to discuss the report. At least 5 MPs including Manishankar Iyer, Sitaram Yechuri demanded, no, government will not discuss that report, we have to fight for it. जिस सरकार ने came to power promising implementation of the report. And 3, we need a new approach to agriculture and farming. We need a new thinking with the water crisis, with the environmental crisis, with the climate change crisis. What should we grow? What should we have? And what kind of agriculture do we want? हिंदुस्तान में अब तक 70 साल में पूरा एग्रीकल्चरल प्लानिंग हैज बीन फॉर द इरिगेटेड फार्मर, नेवर फॉर द ड्राई लैंड फार्मर। और जो दलित और आदिवासी किसान बैठे हैं वो सब ड्राई लैंड पे बैठे हैं। We don't plan for dry land farming. We do not plan for unirrigated farmer. We plan for the irrigated farmer. These 3 things we have to have, and we just have to fight to see there is a minimum amount in the budget that is directed at agriculture. Thank you.